अल्फाज और रूहानियत का एक जज्बाती ताना बाना, जिसे हम सभी गज़ल के नाम से जानते हैं। इसकी एक छोर पर मोहब्बत है तो दूसरे पर है इबादत। इस पर जान निसार अख्तर जी ने कहा है, हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। जी हाँ, वाकई में गज़ल की बात ही अलग है। और जब गज़ल की बात हो और प्रतिभा सिंह बघेल का जिक्र ना हो तो ये तो गज़ल गायक और गज़ल की शान में गुस्ताखी होगी। क्योंकि मौजूदा समय में प्रतिभा एक ऐसा नाम है जिनकी गज़ल गायकी देश ही नहीं विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। कोमल, मधुर और सुरीली आवाज़ की जादूगर प्रतिभा को हम गज़ल नाइटिंगेल के नाम से भी जानते हैं। गुलजार साहब से लेके हरिहरन जी जैसे दिग्गज भी इनकी गायकी की तारीफ कर चुके हैं। ऐसी मशहूर गज़ल गायक प्रतिभा सिंह बघेल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज बातचीत में खोलेंगे उनकी ज़िंदगी के वे पन्ने जो अभी तक पढ़े नहीं गए। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी। नमस्कार। नमस्ते मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे फ्रॉम मॉम टू मॉम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सो डू यू। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताएंगे? चाइल्डहुड जैसे कि हर किसी का बचपन होता है, मेरा भी करीब करीब वैसा ही था, लेकिन मेरे चाइल्डहुड में एक चीज़ ख़ास थी, वो था म्यूज़िक। तो आई यूज़ टू परफॉर्म अ लॉट इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स और जब कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ पर भी। तो आई थिंक म्यूज़िक एक बहुत मेजर पार्ट था मेरे बचपन का, क्योंकि मैं बचपन से सीखने लग गई थी। तो मैं इसको म्यूज़िक से काफ़ी रिलेट करती हूँ। तो कितने साल, मैंने सुना है कि 3 साल की उम्र से आप जो है म्यूज़िक की दुनिया में आपने कदम रख दिया था? ऐसे तो प्रोफेशनली तो मैंने काफ़ी 13-14 साल की उम्र में थी तब से शुरू किया, लेकिन हाँ, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं कि 3 साल की थी तब से मैं गाने लग गई थी। स्कूल में ऐसा प्राइज़ वगैरह लेकर आने लग गई थी। स्कूल वालों को भी पता चल गया था कि ये लड़की शायद गाएगी बाद में। आपके काका साहिब से आप काफ़ी इन्फ्लुएंस? जी, मेरे काका साहिब श्री विजय बहादुर सिंह, वो बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं। और जब मैं बहुत छोटी थी तब वो खैरागढ़ म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में सीखते थे म्यूज़िक और वहीं पढ़ाई भी करते थे। तो वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर होती थी, क्योंकि उनके जो दोस्त होते थे वो सब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में होते थे। तो वो सभी लोग आते थे हमारे घर, तो बहुत अच्छा माहौल होता था। तो मेरा बचपन कहना चाहिए बहुत अच्छे और रिच म्यूज़िक कल्चर में बीता है। आपकी मदर के साथ आपके कैसा बचपन रहा है, कैसा रिलेशनशिप आज भी जो आप लोग शेयर करते हैं, कुछ किस तरह की थी वो? आपका स्ट्रिक्ट माहौल था कि थोड़ा लीनियंट था? मेरी ऐसे तो हर कोई को लगता होगा कि मेरे माँ बाप सबसे दुनिया के अच्छे माँ बाप हैं, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं सर्टिफिकेट दे दूँ उनको कि मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट तो बहुत थी, अभी भी हैं। अब तो लीनियंट हो गई, क्योंकि अब हम सब अपने अपने करियर्स में आगे बढ़ चुके हैं। बट बचपने में मम्मी स्ट्रिक्ट तो बहुत थी, लेकिन बहुत प्यार उनके मन में है। कहते हैं ना, नारियल के जैसा इंसान होता है जो बाहर से कठोर, वो तब हमें लगता था कि मम्मी हमारी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अब हमें पता चलता है कि हम उनको पहले पूछते थे कि आप इतना क्यों डांटते हो आप, अगर हम कुछ काम करते हैं या कुछ गलत कर दिया, तो वो बोलते हैं जब तुम माँ बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। बिल्कुल सही। तो मैं मेरी बहन को पूछती हूँ अक्सर कि तुम्हें वैसा ही फील होता है क्या जो मम्मी को होता था? तो एग्जैक्टली वही फीलिंग्स हैं। तो बचपना मेरा मैं बहुत शरारती थी, तो मुझे पिटाई भी पड़ती थी, और 3 भाई बहनों में से मुझे ही सिर्फ सबसे ज़्यादा पिटाई पड़ती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी। लेकिन मेरे माँ बाप से मेरा बहुत गहरा दिमागी रिश्ता भी है। वो तो अलग बात है कि माँ के पेट से जन्मे हैं, तो माएँ तो सब चीज़ें बिना कहे भी जान लेती हैं, एंड शी इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट।
वो तो इतनी इमोशनल हो जाती है। मुझे कढ़ी खाने में बहुत पसंद है, तो वो जिस दिन वहाँ कढ़ी उनके घर में बनती है रीवा में, तो वो फ़ोन करके रो रहे होते हैं मेरे बच्चों ने कढ़ी खाई कि नहीं। तो हमें लगता है हम कोई भूखे नहीं सो रहे हैं या भूखे नहीं मर रहे हैं, हम खा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो ऐसा होता है माँ का दिल कि कोई भी बच्चों का फेवरेट कोई भी चीज़ हो तो उनको देखकर याद आने लगती है बच्चों की। तो वो अभी भी ऐसी हरकतें करती हैं ऐसी कोई भी चीज़ें हो तो उनको देखकर बच्चों की याद आ जाएगी। और फिर उन्होंने हमारी वजह से टेक्नोलॉजी सीखी है, उन्होंने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में आ गए, व्हाट्सएप, मतलब सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर है मेरी मम्मी, जस्ट टू बी कनेक्टेड टू देयर किड्स। यस। तो आप स्टडीज़ में के लिए भी आपको डांट पड़ती थी? कैसे बैलेंस करते थे आप अपना रियाज और स्टडीज़ के लिए? तो मुझे कभी भी डांट नहीं पड़ी। आई वॉज अ गुड चाइल्ड, लाइक दैट, गुड स्टूडेंट। और लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत डांट पड़ती थी पढ़ाई के लिए तो नहीं पड़ती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जहाँ हमारे बच्चों जो दर्शक हैं उनके लिए मैं स्पेशली पूछना चाहूँगी कि आपने सारेगामा में पार्टिसिपेट किया था। यस। तो हाउ वाज दैट? और जैसे जो बच्चे ऐसे म्यूजिकल शोज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव, लाइक पार्टिसिपेट करने से पहले और इन द ड्यूरेशन, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने डिपेंडिंग उस पर लगते हैं। तो उस दौरान अपना पेशेंस कैसे रखें और बाद में भी, मतलब क्योंकि विनर तो एक ही होगा, फिर बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस भी ना लूज हो। और एट द सेम टाइम जैसे मदर्स जो वहाँ पे हैंडल करते बच्चों को या इमोशनली वही रहते हैं, तो उनका कैसा होना चाहिए? बिकॉज बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आ जाने चाहिए परफॉर्मेंस के। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो रियाज खूब करें, अच्छा पक्का गाना होगा तो सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि कई बार लक भी होता है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं पर। लेकिन सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टेंटली अच्छा गाना ज़रूरी है अगर अच्छा काम करना है। तो अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा मेहनत करें, रियाज करते रहें। और इसी तरह और अगर वही एक ज़रिया नहीं है, तो हम सोशल मीडिया की दुनिया में हैं जहाँ पर आपके पास हर वो प्लेटफॉर्म आपके हाथ में अवेलेबल है, मतलब आपके फ़ोन पे आप कुछ भी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यू आर नो वे डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। यू योरसेल्फ कैन क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म, यू कैन प्रमोट योर आर्ट एंड बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, रियाज की जैसे आप बात कर रहे हैं कि पक्का प्रिपरेशन होना चाहिए, पक्की गायकी होनी चाहिए, तो हारमोनियम पे रियाज करना ज़्यादा बेटर है या तानपुरा? मैं तो मानती हूँ कि तानपुरे पे रियाज करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको हारमोनियम में आपको सुर पता चलते हैं। शुरुआत में हारमोनियम के साथ कर सकते हैं जस्ट टू नो द नोट्स, लेकिन एक टाइम के बाद में हारमोनियम के साथ में रियाज करना मैं तो नहीं एडवाइस करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि यू शुड नो द सुर। आपके दिमाग में चलने चाहिए सुर, आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि ये कौन सा सुर है और ये कौन सा सुर है, आपको हारमोनियम का सहारा नहीं लेना पड़ना। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ माई वे। और इलेक्ट्रिक तानपुरा इज़ ओके, बहुत अच्छा है अगर आप मैनुअल तानपुरा मिलाना और बजाना सीखते हैं और उसके साथ में गाना गाते हैं, क्योंकि मैनुअल की बात अलग होती है। जैसे टीवी में खाना देखने से भूख नहीं मरती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक तानपुरा में सिर्फ काम चल जाएगा, लेकिन वो जो संवाद बनते हैं सुरों के, वो मैनुअल तानपुरा में ही बनते हैं। टॉकिंग अबाउट द गुरु, आपके गुरु कौन रहे हैं और ज़िंदगी में कौन कौन गुरु रहे हैं? मेरे म्यूज़िकल गुरु तो सबसे पहले जो मेरे गुरु थे प्राथमिक, जिनसे मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया था, वो सर रॉबर्ट जेम्स पसाना थे। ही वॉज फ्रॉम ग्वालियर घराना। वो आपको कैसे मिले, मतलब हाउ कुड यू कनेक्ट? व्हेन आई वेंट टू माय स्कूल, तो वहाँ पर एक लड़की थी मुकुल, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। वो वहाँ सीखती थी और वो बहुत अच्छा गाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना है, क्योंकि रीवा में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी उस वक्त। अच्छे गुरु हर जगह मिल जाएं ऐसा भी, बहुत अच्छे गुरु कहते हैं ना प्रार्थना करने से मिलते हैं। उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने वो बिल्कुल तैयार हो गए तुरंत, और उनके यहाँ पर मैंने इंडियन क्लासिकल की प्राथमिक शिक्षा ली। और उसके बाद में मैं कॉलेज में, मेरी डॉक्टर सुहासिनी साठे जी मेरी प्रोफेसर थी, उनसे मैंने काफ़ी दिनों तक सीखा।
और फिर उसके बाद मुंबई आने के बाद मैं हरिहरन जी के पास कई बार जाती हूँ, जब भी वो रियाज़ करते हैं और जब भी उनके पास वक्त होता है तो वो बुलाते हैं मुझे। हरिहरन जी की आपने बात की, लास्ट टाइम मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने आपको बहुत तारीफ किया था और स्पेशली शो के लिए भी बोला था कि मतलब खास ध्यान रखा जाए। बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं और मेरे गुरु समान हैं। अच्छा, एक एडवाइस बच्चों के लिए और एक एडवाइस मदर के लिए। बच्चों के लिए ये कि माँ बाप की बात माने, वो आपके दुश्मन नहीं है फर्स्ट प्लेस। और दूसरी चीज़, माँ बाप के लिए ये एडवाइस तो मैं क्या ही दे सकती हूँ माँ बाप को, मुझे पड़ेगी अभी घर जाके अगर ये मेरी मदर ने देख लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तरह से बताएं, जब आप छोटे थे आप क्या चाहते थे? हाँ, तो मैं ये ज़रूर एक ऑब्जर्व करती हूँ। अब जैसे मेरी बहन को भी बच्चे हैं तो उनके लिए मैं माँ समान ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँओं को बच्चों को कई बार उनके दिमाग के हिसाब से कई बार समझने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का दिमाग इतने सारे सवालों से भरा होता है कि एक ना एक वक्त पे हम जाकर फेडअप हो जाते हैं। तो हम उन्हें डांट देते हैं या धुतकार देते हैं या मतलब झाड़ देते हैं कि चलो बहुत हो गया है। दो इट इज़ कांस्टेंट, तो उतना पेशेंस सिर्फ मदर में ही हो सकता है। तो मदर्स अगर बहुत थोड़ा और पेशेंटली बच्चों को हैंडल करें तो आई थिंक बच्चे उनसे वो सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे जो वो डर के वजह से नहीं कर पाते। एंड आई थिंक इट इज़ a whole and soul solution to mother and child or parents and child connection. Right. Song mother और child के अभी गा देती हूँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। Very sweet, very beautiful. Thank you, Mother ji. Thank you for having me. Thank you, प्रतिभा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। Thank you for coming from mom to mom. Thank you. And okay, bye-bye. We'll take a leave and like, subscribe and comment to my channel. Bye-bye. ना तजुर्बा कारी से बाइस की बातें, ना तजुर्बा कारी से बाइस की बातें, उस रंग को क्या जाने, उस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।